जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार पुर्तगाली हमारे भारत में इंटर करते हैं। कैसे कुस्तुनतुनिया पर जैसे ही तुर्की लोगों का अधिकार हो जाता है, उसके बाद जो व्यापार के रास्ते में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके नाते यूरोप में हलचल मच जाती है कि एक नए मार्ग का खोज किया जाए। क्योंकि इटली तो व्यापार कर रहा था अरब वालों के साथ, लेकिन इटली इन लोगों को नहीं जोड़ना चाहता था, स्पेन और पुर्तगाल को। जबकि पुनर्जागरण के कारण स्पेन और पुर्तगाल में भी बहुत ज़्यादा लोगों में विचारधारा में परिवर्तन आया था। जो रोमन साम्राज्य पर आक्रमण हुआ था तुर्कियों का, कुस्तुनतुनिया के जो राजधानी थी रोमन साम्राज्य की, तो वहाँ से जितने भी धार्मिक लोग थे वो भागकर स्पेन, पुर्तगाल और आदि इलाकों में चले गए थे। तो वहाँ पे भी कई तरह के साहित्य का जन्म हुआ था, कई तरह की नई सोच का, विचारधारा का जन्म हुआ था। इसी तरह देखते हुए पुर्तगाल के जो प्रिंस हैं मिस्टर हेनरी, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो कई सारे अभियान चलाते हैं कि अगर इटली हमसे नहीं जुड़ रहा है व्यापार के लिए तो हम नए रास्ते की खोज करेंगे। इसी होड़ में पुर्तगाल से चालू हो गया। पुर्तगाल से चालू हुआ तो स्पेन उससे बड़ा देश था, तो वो भी चालू कर दिया अभियान। और कई सारे अभियान इधर से आए, लेकिन कई अभियान आए, जैसे यहाँ तक आए, कोई यहाँ आए, कोई यहाँ आए, और जितना दूर तक आते गए उतना मैप खिंचाते गया कि कैसे यहाँ तक पहुँचे। और लास्ट में बार्थोलोमेव डियाज यहाँ तक आया, जिसका नाम रखा हो केप ऑफ स्टॉर्म। स्टॉर्म क्यों रखा? यहाँ बहुत ज़्यादा चक्रवात उठ रहा था। बाद में इसका नाम केप ऑफ गुड ऑफ कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन चक्रवात उत्पन्न होने के नाते बार्थोलोमेव डियाज वापस चला गया। कुछ समय बाद कोलंबस निकला भारत को खोजने, लेकिन गलती से अमेरिका को ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ से भी उनको व्यापार का बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद पुर्तगाल से निकले वास्को डी गामा। बार्थोलोमेव डियाज जब यहाँ तक पहुँच चुका था केप ऑफ गुड होप के पास, तो आगे चलकर वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाल से निकलता है, और यहाँ पे भाग्य भरोसे उससे ज़्यादा चक्रवात का सामना नहीं होता है और वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ मेडागास्कर द्वीप है, इसको पार करते हुए वो यहाँ पर आता है, और यहाँ पे उसे एक पर्सन मिलता है जिसका नाम अब्दुल मनीद था। वो एक गुजराती बंदा था। वो उसको बताता है, क्योंकि वो अरबों के साथ भी व्यापार करता था, तो यहाँ से उसको रास्ता पता था भारत का, तो वो उसको हेल्प करता है, जिसके द्वारा वास्को डी गामा भारत के कालीकट पे पहुँच जाता है। वर्तमान में कालीकट का नाम कोझिकोड है। वैसे एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, कालीकट पूछ सकता है, कोझिकोड पूछ सकता है, या मालाबार पूछ सकता है कि कहाँ पहुँचा। अगर ऑप्शन में इन तीनों में से कोई भी एक नाम हो तो आप दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है, फंसा के पूछा जा सकता है। तो इस एरिया को, केरल को एरिया को मालाबार कहते हैं। तो कहा जा सकता है एग्जाम में कि हाँ मालाबार पहुँचा, या कालीकट पहुँचा, या कोझिकोड पहुँचा। जब वास्को डी गामा यहाँ पहुँच जाता है तो उसके वहाँ पे एक हिंदू शासक मिलते हैं जिनका नाम कुछ और है, लेकिन पुर्तगालियों ने जमुरिन कहा है। पुर्तगाली अपने भाषा के अनुसार सबको अपना नाम दे देते थे। पूरे इतिहास में हर जगह कहीं ना कहीं नाम आपको बदला हुआ दिखता ही है। तो यहाँ उसको जमरिन मिलता है। जमरिन उनका खूब स्वागत करते हैं, और केरल में बहुत सारा व्यापार करता है, मसालों का, सामानों का, कई तरह के हस्तशिल्पों का, और उसे लेकर वापस अपने देश पहुँचता है पुर्तगाल के शहर लिस्बन में। जब वहाँ वो सामानों को वो बेचता है तो उसको 60 गुना ज़्यादा फायदा होता है। तो आंखें लग जाता है, अरे बाप रे, कि एक पर्सन गया और उसको इतना ज़्यादा फायदा हुआ, जबकि इतना दूर ट्रैवल करके पहुँचा। उसको 1 साल पूरा लगा यहाँ पे पहुँचने में। 97 में 1497 में यहाँ से निकला था, और 1498 में भारत पहुँचता है। पूरा 1 साल लगता है उसको यात्रा में, यहाँ से यहाँ में। तब भी जब वापस लौटता है और वहाँ पे अपना सामान बेचता है जो भारत से लेकर आया हुआ होता है, तब वो उसको 60 गुना ज़्यादा फायदा होता है। यही सब लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब वो वास्को डी गामा भारत आता है ना, तो देखता है कि यहाँ पे ना अरब का बड़ा प्रभुत्व है। अफ्रीका से तो व्यापार उतना चलता नहीं था। ये इलाका पूरा अरब के अधीन था, मतलब ये हिंद महासागर है ना, ये वाला पूरा सागर हिंद महासागर कहलाता है। इस पे अरब वालों का बड़ा कंट्रोल था, वो किसी और को आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन वास्को डी गामा 3 जहाज के साथ आया था, तो आराम से वो यहाँ पे आ गए, तो ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं किया लोग कि सोचो कोई बाहरी व्यापारी आया है तो आने दिया लो। और जमरिन को भी बहुत अच्छा लगा कि क्यों उसके दरबार में जो क्षेत्रीय यहाँ पे थे, क्षेत्रीय दरबार, उसमें अरब का बड़ा वर्चस्व था। वो सोचते नहीं थे कि दूसरा कोई व्यापारी आएगा तो हमारे दाम को कटवाएगा। जैसे मान लीजिए अरब से व्यापार चल रहा है, तो एक ही ना व्यापारी है, तो क्या करेगा, जैसे भी पैसा देगा भारत को वैसा पैसा उसको देना पड़ जाएगा, उसी हिसाब से बेचना पड़ जाएगा। इससे घाटा होता था भारत के
जो राजा होते थे उनको लॉस होता था, क्योंकि व्यापारी सिर्फ एक ही थे, अरब वाले, वो अपने हिसाब से मनमाने दाम पे उठा के सामान लेके चले जाते थे। लेकिन जब दूसरा पर्सन आया तो इनको बड़ा अच्छा लगा कि जब दो लोग होंगे तो प्रतिद्वंदी होंगे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे तो सामान का रेट महंगा हो जाएगा। इसीलिए जमोरिन बहुत अच्छे से स्वागत किया वास्को डी गामा का कि चलो दूसरा व्यापारी आया है। अब वास्को डी गामा जब आता है तो भांप लेता है कि ये जो यहाँ पे अरब व्यापारी है ना, ये सब व्यापारी है, सब ये सब के पास हथियार बारूद और बुद्धि नहीं है। ये सब से अगर लड़ा जाए तो ये सबको हराया जा सकता है। भले बहुत सारा नाव था, बहुत सारा ये सब का यहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उतना बुद्धि नहीं था। ये सब हथियार और लड़ाई झगड़े में उतना ये सब अव्वल नहीं थे, सिर्फ व्यापारी थे। तो वास्को डी गामा यही बात तो भांप जाता है। उसके बाद जब पुर्तगाल पहुंचता है, यहाँ पे एक कंपनी बनाई जाती है भारत से व्यापार के लिए, और उस कंपनी का नाम रखा जाता है एस्टाडो द इंडिया। अब इसी के द्वारा सारा अभियान भारत को भेजा जाता है। और यहाँ पे पुर्तगाल में वास्को डी गामा बता देता है कि अरब वाले जो हैं वो बड़ा कमजोर हैं, वो युद्ध उतना नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत सारे अच्छी नौसेना के साथ अगर हम पहुंचेंगे तो हिंद महासागर पे अपना अधिकार कर लिया जा सकता है। इसीलिए जब अगला अभियान 1500 में निकलता है तो वो कुल 13 जहाज लेकर निकलता है। और वो जो जहाज होता है पूरा नौसेना से सुसज्जित रहता है, उसमें बारूद रहते हैं, अच्छे हथियार रहते हैं, कि उनको पता था कि अरब तो कमजोर है, अब हिंद महासागर पे अपना आधिपत्य जमा लिया जाए। क्योंकि इटली तो सपोर्ट नहीं कर रहा था व्यापार में इन लोग का, तो इन लोग चाहता था कि अब भारत इंडोनेशिया का व्यापार अपने कंट्रोल में किया जाए। और यही देखते हुए जब वो अगला पर्सन 1500 में पेड्रो अल्बरेज आता है 13 जहाज के साथ, जिसमें नौसेना एकदम भरी रहती है, बारूद भरा रहता है। वो अब चाहते थे कि अब आके ये इलाका अपने अधीन करिए लिया जाए। और जब पेड्रो अल्बरेज यहाँ से आता है तो यहाँ पर पूरा जहाज के साथ आता है। ये सो नहीं करता है कि हम युद्ध करेंगे, कुछ नहीं करता है, आराम से यहाँ पे व्यापार करता है। क्षेत्र में अपना जो क्षेत्रीय दरबार रहते हैं राजाओं का, वहाँ पे जाके बैठता है, उनसे मीटिंग करता है। यही सब अरब वालों को अच्छा नहीं लगता है, वो खिसिया जाते हैं और वो चाहते ही थे कि युद्ध कर लेवे। अरब इनसे युद्ध करने आते हैं और उसी युद्ध में वो हार जाते हैं। तो जिससे पता चल जाता है कि अरब क्या है, कमज़ोर है। और ये भी थोड़ा डर जाते हैं कि पुर्तगाली सेना बड़ा मजबूत है, इनसे ज़्यादा भिड़ने का जरूरत नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर पेड्रो अल्बरेज के दौरान ही हिंद महासागर के कुछ इलाकों पर पुर्तगाली का आधिपत्य बन गया था। फिर 13 जहाज़ों में अपना व्यापार करके वापस चला जाता है पुर्तगाल, और बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को यहाँ का सामान बहुत ही पसंद था, मसाला जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा पसंद था। उसको कई गुना रेट में बेचा और बहुत ज़्यादा फायदा कमाया। उसके बाद फिर से 1502 में वापस वास्को डी गामा को भेजा जाता है कि तुम्हारा तो जमोरिन से बड़ा अच्छा दोस्ती था। वैसे देखा था जब पेड्रो अल्बरेज आता है ना, तो थोड़ा सा जमोरिन से उसका खटपट हो ही जाता है, क्योंकि वो देखता है कि अरब को हराता है तो जमोरिन को अच्छा नहीं लगता है कि ये भी हम पे आधिपत्य जमाने आ रहे हैं। अरब पहले से जमाने बैठा ही है, अब ये भी आके जमाएगा, इसीलिए जमोरिन से इनका थोड़ा झगड़ा हो जाता है। वापस से वास्को डी गामा को 1502 में भेजा जाता है। उसको कहा जाता है कि आप जाओ और वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बैठाने का बात करो, क्योंकि जब हम माल यहाँ से पूरे भारत से उठाते हैं, यहाँ वहाँ सब जगह से माल अपना उठाते हैं, तो एक कोठी होनी चाहिए ना, एक कोठी होनी चाहिए। एक फैक्ट्री नहीं कि जहाँ पे कुछ बनाया जाता है, एक नहीं होता ऐसा घर जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है, उसी को कोठी, उसी समय फैक्ट्री कहा गया है उसको, पुर्तगाली फैक्ट्री या कोठी। वहाँ पे सारा सामान पुर्तगाली का जाके रखाएगा और फिर नाव पे यहाँ लोड हो जाएगा। तो पहले सब जगह से मान लीजिए यहाँ से खरीद के आ रहा है, पहले आ जा रही है, यहाँ से व्यापार सब जगह से आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है। इसी के लिए वास्को डी गामा को 1502 में भेजा जाता है और कहा जाता है कि वहाँ के राजाओं से बात करके कोठी बनाइए। तो 1503 में वो कोचिन में कोठी बना लेता है यहाँ पर, और 1504 में कन्नूर में कोठी बनाता है यहाँ पे, ठीक है। तो कोचिन में कोठी बना लेता है वास्को डी गामा और 1504 में कन्नूर में कोठी बना लेता है। उसके बाद वास्को डी गामा वापस आ जाता है वहाँ से सारा सामान लेके, फिर पुर्तगाल में व्यापार चलता है। देखिए दोस्तों, जब यहाँ से वो अल्बरेज चला जाता है, पेड्रो अल्बरेज, तो वहाँ पर एक मीटिंग होता है पुर्तगाल में कि यहाँ से अब कोई ऐसा पर्सन भेजा जाए जो प्रतिनिधित्व करे कि हाँ हम पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे तो एक कंपनी आई थी और वो बात कर रही थी, अब यहाँ पर पुर्तगाल में मीटिंग हुआ और वहाँ से एक गवर्नर भेजा गया, गवर्नर या वायसराय भी कह सकते हैं। पहला गवर्नर पुर्तगाल से भेजा गया जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसको डायरेक्ट अल्मीडा करके याद आप रख सकते हैं, अल्मीडा आया था, क्योंकि फ्रांसिस्को बोलने से लगता है फ्रांस से आया है, ऐसा फ्रांस नहीं है, ये पुर्तगाल से ही आया है। तो अल्मीडा आता है 1505 से लेके 1509, और ये जो पावर अपना दिखाता है हिंद महासागर में, बहुत बुरी तरह से दिखाता है। ये एक नीति अपने साथ लाता है ब्लू वाटर पॉलिसी का। यहाँ पर
ब्लू वाटर पॉलिसी की यहाँ के अंतर्गत जितना भी समुंदर है वो मेरे कंट्रोल में आ जाए। अब उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ भी करने के लिए आतुर था। वो क्या करता था कि अरब का कोई भी व्यापारी अपना जहाज़ लेकर आता था या भारत से कोई व्यापार करके अपना जहाज़ लेकर जाता था अरब, तो उनको लूट लेता था, उनको डुबो देता था, उन पे अधिपति उनका सारा सामान लूटकर अपने पास लेकर वापस पुर्तगाल भेज देता था। ऐसे करके वहाँ पे अरब व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था ये अल्मीडा। और यह भारत का प्रथम गवर्नर भी कहलाएगा, पुर्तगाल से आने वाला प्रथम गवर्नर भी कहलाएगा। तो यहाँ पे इनको कहा जाने लगा, पुर्तगाल के जो गवर्नर थे अल्मीडा और उनके जितने भी पर्सन जो लोग उनके सैनिक थे वो हिंद महासागर के डाकू कहलाते थे। कहते थे ये सब कि हम मतलब मेरे आदमी नहीं है, लेकिन वो होते उन्हीं के थे, क्योंकि अगर अल्मीडा जाके बोलते थे तो वो साइड हो जाते थे और अल्मीडा जाके नहीं बोलते थे तो वो पूरा सामान अरबों का लूट लिया जाता था। तो इसीलिए इनको हिंद महासागर का डाकू कहा जाने लगा। उसके बाद जब ये अति इतना सारा चालू हो गया तो क्या हुआ कि मिस्र, तुर्की, गुजरात, यहाँ से मिस्र, तुर्की और गुजरात के जो राजा हैं, जो क्षेत्रीय राजा हैं, वो मिलकर पुर्तगाल पे हमला कर देते हैं। वो तीनों मिलकर पुर्तगाल पे हमला कर देते हैं। अकेला पुर्तगाल समुद्र में, हिंद महासागर में उनका युद्ध होता है, इन तीनों को हरा देता है। हराता है लेकिन सूक्ष्म रूप से ही हराता है, लेकिन हरा देता है, जिससे क्या होते हैं ये सब अपने अपने इलाके में दब जाते हैं। अब पूरा कंट्रोल किसके अधीन आ जाता है? लगभग पुर्तगाल के अधीन आना शुरू हो जाता है। पूरी तरह से नहीं आया था लेकिन आना चालू हो जाता है। जब इसके बाद वाला गवर्नर आएगा तो पूरा अपने कंट्रोल में कर ही लेगा। अब ऐसा क्यों होता है कि ये तीनों मिलके हार जाते हैं लेकिन ये नहीं हारता है? क्योंकि इन तीनों में क्या था, उतना अच्छा गठबंधन नहीं था। ये लगभग मान लो कि भारत एशिया वाला इलाका कहलाता था जो एक साथ लड़ रहा है। इनका आपसी मनमुटाव था, धर्म को लेकर झगड़ा था, व्यापार को लेकर झगड़ा था। लेकिन पुर्तगाल में ऐसा नहीं था, वहाँ पे पुनर्जागरण चल रहा था। हथियार और बारूद से वो पूर्णतः लैस थे, नए नए तकनीकों को वो जानते थे, बुद्धि उनकी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुकी थी। यहाँ पे अभी तक धार्मिक वाला विचारधारा चल रहा था जो उतना मेहनत मतलब पुनर्जागरण की ओर अग्रसर नहीं हो रहे थे, लेकिन ये पुनर्जागरण की ओर बढ़ चुके थे। इसीलिए इनको हराना अरब वासियों के लिए बहुत टफ पड़ गया और ये उन पर भारी पड़ गए। दूसरा गवर्नर आता है पुर्तगाल से जिसका नाम होता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये जो होता है ये पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का यहाँ पे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है, क्योंकि यह भूमि पे राजनीतिक हस्तक्षेप करता है। जहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा अल्मीडा हिंद महासागर पे पूरा कंट्रोल कर लेता है, ये क्या करता है, भूमि पर अपना हस्तक्षेप करके भूमि को अधिग्रहण करना चालू करता है। इसी के दौरान कई सारे एरिया का वो ले लेता है और अपना इलाका पूरा हारमूज से लेकर मलक्का तक का एरिया तक फैला लेता है। इसीलिए इसे अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली सत्ता का। ये क्या करता है, ये 1510 में यहाँ पर गोवा में 1510 में उस बीजापुर का सुल्तान रहता है। बीजापुर, वहाँ पे बीजापुर कहलाता है, वहाँ पे उस जगह बीजापुर के सुल्तान जिसका नाम होता है यूसुफ आदिल शाह, उसको हरा करके गोवा को छीन लेता है उससे। सोचिए, एक बाहरी आदमी हमारे देश में आता है, पहले तो वो सागर पे नियंत्रण करता है। जब वो सागर पे नियंत्रण करता है तब भी यहाँ के राजा उतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो उनको रोक पाए। उसके बाद जाकर वो ज़मीन पर भी अधिग्रहण कर लेता है और हमारे ही किसी राजा से वो जगह को छीन लेता है। और गोवा को तब से छीनता है 1510 में, और कब छोड़ते हैं 1961 तक वो उनके अधीन रहता है। भारत सरकार जब बाद में यहाँ पे अटैक की थी उसके द्वारा इनको हटाया गया, तब जाके ये पुर्तगाली वाले ये जगह छोड़कर गए हैं। न तक आज़ादी के बाद तक गोवा उनके अधीन ही रहा। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। और सबसे बाद में जानने वाले कौन थे? पुर्तगाली ही थे। तो 1510 में गोवा को जीत लेता है। कार्यालय अभी कोचीन ही रहता है। जो वास्को डिगामा कोचीन वहाँ पे कोठी बनाए रहता है, उसको बाद में कार्यालय बनाया जाता है। और इसके समय में भी, अल्बुकर्क के समय में भी मुख्य कार्यालय, मतलब कि कोई जगह तो होना चाहिए ना जहाँ पे बैठ के मीटिंग करे, बैठे, इनका परिवार आके रुके, या फिर और भी जितने भी पुर्तगाली लोग हैं वो उनका सुरक्षा वाला प्लेस बन जाए। कोठी बनाएंगे तो उसका घेराबंदी भी करना चालू कर चुके थे। तो यहाँ पे कोचीन में उनका मुख्य कार्यालय था, लेकिन अब गोवा भी उनके कंट्रोल में आ जाता है। आगे चल के गोवा को भी कार्यालय के रूप में ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए, एक इसका नीति है, विवाह नीति।
अल्बुकर्क क्या करता है कि पुर्तगालियों की संख्या है ही कितनी पुर्तगाल में, देख रहे हैं छोटा सा जगह है, यहाँ पे कितने लोग आएंगे यहाँ पे भारत। तो यहाँ से जो भारत आ रहे हैं वो क्या करता है, पुर्तगालियों को कहता है कि आप लोग विवाह करना चालू कीजिए। अब भारत में तो ये नियम पहले से ही था कि कोई विदेशी आके तो विवाह नहीं करेगा, तो वो अपने इलाके में क्या करते हैं, सती प्रथा को बंद कर देते थे, क्योंकि सती प्रथा में औरतों को जला दिया जाता था, विधवा जो हो जाती थी उनको जला दिया जाता था। तो ये क्या किए, अपने इलाके में सती प्रथा को बंद कर दिए और उसी सती से शादी करना चालू कर दिए, जिससे इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो। तो कहा तो जाता है कि बड़ा अच्छा काम किए कि सती प्रथा को बंद किए, लेकिन फ़ायदा वो उन्हीं के अंतर्गत था, वो उन्हीं के फ़ायदे में था कि वो सती प्रथा को बंद करके विवाह नीति चलाए और अपनी जनसंख्या को बढ़ाए और यहाँ की औरतों से शादी करके उस जगह पर जनसंख्या बढ़ाए, अपना सैन्य शक्ति स्ट्रॉन्ग किए। 1511 में मलक्का पर भी नियंत्रण कर लिए। इंडोनेशिया के बीच में ये मलक्का जनसंधि है, इस पे भी वो कंट्रोल कर लिया अल्बुकर्क। और उसके बाद से 1515 में फारस की खाड़ी में हारमुज जल संधि है, उस पर भी उसने अपना कंट्रोल बना लिया। तो अब देखिए पुर्तगाल का कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक है, फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का तक का कंट्रोल ये पुर्तगाल के अधीन आ गया। ये कितनी अजीब बात है कि कोई बाहर से आता है और सिर्फ नए पुनर्जागरण की शक्ति से पूरे इलाका को अपने कंट्रोल में रख लेता है। अल्बुकर्क के बाद कई गवर्नर आते हैं, जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट नाम है जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। इन्होंने भी 1530 में गोवा को अपना मुख्यालय बना दिया। पहले कोचीन मुख्यालय था, अब गोवा को मुख्यालय कौन बना रहा है, नीनो डी कुन्हा बना रहे हैं। 1535 में दीव पर भी अधिकार कर लेते हैं, 1559 में दमन पर अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनका कई क्षेत्र इनके अधीन आ गया। कोचीन को तो वास्को डी गामा पहले से ही बना लिया था, कोचीन कन्नूर को। फिर गोवा को बनाया जाता है, गोवा को छीन देता है अल्बुकर्क। फिर उसके बाद बम्बे, बेसिन, दमन, द्वीप, इन सारे जगह पर किसका अधिकार क्षेत्र है, पुर्तगालियों का। हुगली वाले क्षेत्र पर भी और यहाँ मद्रास में नागपट्टनम पर भी अब पुर्तगालियों का फैक्ट्री लगी हुई है, जहाँ पे इनका सामान बैठेगा, यहाँ पे इनकी नौसेना रहेगी और यहाँ से अपने शक्ति का नियंत्रण पूरे भारत में अपना ये दिखाएंगे। फिर वास्को डी गामा तीसरी बार एक बार आता है इसी बीच में 1524 में आता है। वास्को डी गामा 1524 में भारत तीसरी बार आता है। क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा कितनी बार आया है, कुल मिला के 3 बार आया है। एक तो 1498 में आया है, उसके बाद 1502 में आया है, उसके बाद 1524 में आया है। डेट नहीं पूछता है, इसके अलावा एक ये डेट पूछता है बस, बाकी कितनी बार आया है तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया है। अब 1527 में यहाँ पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मुगल सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई थी जब वास्को डी गामा तीसरी बार आया था, तो उस समय देखे होंगे बाबर युद्ध लड़ रहा था 1524-25 के दौरान। बाबर का यहाँ पर युद्ध चल रहा था भारत में और मुगल सत्ता की शुरुआत हो रही थी जब वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया था। फिर वहाँ से ईसाई धर्म को, जैसे कि ये लोग आए थे तो ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि जब देखे थे कि कुस्तुतुनिया पे अधिकार हुआ था, ये भी यहाँ पे ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। तो यहाँ पे जब तुर्की लोग यहाँ पे अधिकार किए कुस्तुतुनिया पर, तो ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा नाश हुआ। ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए एल्फांसो डिसूजा आते हैं सेंट जेवियर से। ये ईसाई धर्म को लेकर भारत में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं कि यहाँ पे ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसी के टाइम में जब ये आए थे तो भारत में ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला बढ़ गया था, कई लोगों ने धर्म परिवर्तन अपना किया था। पुर्तगालियों का लगभग 1550-60 तक पूरा हिंद महासागर पे बहुत बोलबाला रहा। इनको यहाँ पे कोई भी अपना जहाज़ अगर लेके गुजर रहा है तो उनको पुर्तगालियों से परमिशन लेना एकदम अनिवार्य है। वो जो परमिट प्रणाली थी जिसका नाम कार्टिज होता था, कोई भी जहाज़ हरमुज की खाड़ी या फिर मलक्का जलसंधि अगर यहाँ से गुजरना है, या बंगाल की खाड़ी से या हिंद महासागर से अगर गुजरना है किसी भी जहाज़ को, किसी अन्य व्यापारी के जहाज़ को, भले वो जहाज़ अकबर का ही क्यों ना हो, तो उनको कार्टिज लेना अनिवार्य था, नहीं तो उनको लूट लिया जाएगा। अकबर का भी जहाज़ अगर व्यापार करने के लिए अरब या कहीं निकलता था तो उनको भी कार्टिज लेना होता था, भले वो पैसा नहीं देते थे। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि मुगल सत्ता का इतना बड़ा पावरफुल पर्सन भी पुर्तगालियों से कार्टिज लेता है, इस नाम से कि हाँ उनकी सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा क्या है, मतलब कि कार्टिज, यहाँ के जो डाकू रह रहे हैं इनको कार्टिज दिखाया जाएगा तो ये नहीं करेंगे। तो ये डाकू मतलब किसकी मान रहे हैं, पुर्तगाली को मान रहे हैं। मतलब यहाँ के जो डाकू हैं वह कौन है,
पुर्तगाली न है। अब पुर्तगाली अपने डाकू रखे थे और वही जो जहाँ से गुजरता था या यहाँ से गुजरता था उनको लूट लिया जाता था। अगर वो कार्टिज दिखा देते थे तो उनको नहीं लूटा जाता था, और कार्टिज के नाम पर हर लोगों से बहुत ज़्यादा धन लिया जाता था कि हाँ आपकी जहाज़ की हम सुरक्षा करेंगे। मतलब रक्षक बन गए थे इन सब सागरों के, लेकिन वो खुद ही एक डाकू थे और रक्षक बनकर अपने आप में दिखावा कर रहे थे। और अकबर जब कार्टिज लेता था या फिर मुगल सत्ता का कोई भी या भारत का कोई भी राजा जब कार्टिज लेते थे तो उनसे तो पैसा नहीं लिया जाता था, लेकिन इससे अपना प्रभुत्व दिखाया जाता था कि हम देखिए कितने बड़े भारत के इस एरिया के रक्षक बन गए हैं। देखा जाए तो इतने शक्तिशाली थे, तो इनका पतन कैसे हो गया? क्या ऐसा कारण बना कि इनके पतन का कारण बन गया? जिसमें 3 कारण मतलब मेन हमको दिखता है। पहला कारण है धार्मिक कारण। बहुत ज़्यादा धर्म में घुस जाए, बहुत ज़्यादा लोगों को ईसाई बनाना, उनके धर्म की बुराई करना। देखिए सती प्रथा जो भारत में इतना इम्पॉर्टेंट था, उनकी औरतों से शादी करके अपनी जनसंख्या बढ़ाना, लोगों में तो मनमुटाव का कारण बनेगा। तो सब जब जैसे ही इनकी सत्ता कमज़ोर हुई, लोग इनके खिलाफ हो गए। तो पहला कारण जो धार्मिक कारण हो गया। स्पेन का वर्चस्व पुर्तगाल पर। जो स्पेन है, यहाँ देखिए स्पेन है, ये थोड़ा बड़ा देश है, पुर्तगाल थोड़ा छोटा देश है। तो आगे चलकर स्पेन जो है पुर्तगाल पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है, तो पुर्तगाल हो जाता है कमज़ोर। तो ये भी एक कारण बनता है। ब्रिटिश, फ्रांस, डच ज़्यादा शक्तिशाली। इसके बाद जो शक्ति आती है ना, यहाँ से ब्रिटिश, फ्रांस, डच कई सारे लोग आते हैं। ये आगे के वीडियो के माध्यम में हम बताएंगे कि कैसे कब कौन आता है। तो ये जब लोग आते हैं तो यहाँ पर इनको पूरा युद्ध होता है और इनका वहाँ पे कमज़ोरी पकड़ा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो पुर्तगाल इनसे हार जाता है। फिर देखिए ये तो पतन के कारण बन गए। भारत में इनका योगदान देखिए। ये भारत में आए तो प्रिंटिंग प्रेस बनाए। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कहाँ स्थापना हुआ? गोवा में 1556 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने की। और प्लस भारत में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती थी। तंबाकू, गन्ना, लाल मिर्च, आलू, पपीता, इन सब के पौधे भारत में नहीं पाए जाते थे। तो ये पुर्तगाल से या फिर यहाँ के भी इलाकों से जो भी इनको नया पौधा मिला वो लेकर भारत आए और वहाँ पे उनको उपजाए, जिससे भारत में ये सब चीज़ों की उपलब्धता बढ़ने लगी। तो ये भारत में उनका योगदान है। और ये देखिए जब इनकी सत्ता कमज़ोर होती है, जब ब्रिटिश भारत पर आते हैं और डच अपना आधिपत्य दिखलाते हैं, ब्रिटिश डच, तो ये कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपनी कमज़ोरी को तो दिखाना नहीं चाहेंगे। इतने साल पर भारत में बैठे हुए हैं, सब लोग इनका इतना रिस्पेक्ट करता है, तो ये तो अपना कमज़ोरी दिखाना चाहेंगे नहीं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे बम्बे द्वीप है ना, बम्बे का जो इलाका है, वहाँ पुर्तगाल जो अपने यहाँ की राजकुमारी रहती है कैथरीन, उनका शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करवा देता है। कि इस तरह क्या होगा कि हम यहाँ पे हार भी नहीं दिखेंगे और रिश्ता में दिखलाएंगे कि हाँ ब्रिटेन हम पे अधिपत्य नहीं है, ये तो हमारे साथ एक सुरक्षा संबंध बनाना चाहते हैं। तो ये इनसे शादी करवा देते हैं और वहाँ पे बम्बे को दहेज के रूप में दे देते हैं। ये कितनी बुरी बात है, हमारे देश में आते हैं और हमारे ही ज़मीन को किसी को दहेज में दे दिया जाता है। तो वहाँ के चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया जाता है, जो आगे चलकर चार्ल्स द्वितीय अंग्रेजों को 10 पाउंड के हिसाब से वो ज़मीन दे देंगे, वहाँ पे अपना वो फैक्ट्री लगाएंगे। ये हम आगे के वीडियो में ये सब बातें देखेंगे। तो ये देखिए पुर्तगाल इस प्रकार भारत में आता है, इतने सालों तक अपना शासन करता है और उसके बाद उनकी सत्ता कमज़ोर होने लगती है। आगे के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि पुर्तगाल और फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी किस प्रकार भारत आए, कौन अपना आधिपत्य ज़्यादा स्थापित करके कितने दिनों तक हम पर शासन किए। आगे की वीडियो के माध्यम से मैं आपको सही जानकारी सब उपलब्ध कराती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।